हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव की IAS अकेडमी। दिस इज कविता नैनवाल और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को जो कि आपके हमने लिए हैं 2014 को, जो 2014 ईयर में जो लेक्चर स्क्रीनिंग का टेस्ट हुआ था उसमें से जो भी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आए थे उन 40 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस थे उनका यहाँ पर जो है सेशन रखेंगे और जो अगले 20 क्वेश्चंस हैं उसको हम इसके अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन इसका है, एड्यूसेट प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो एड्यूसेट जो है एक यहाँ पर शिक्षा से संबंधित यहाँ पर उपग्रह है जो भारत का पहला यहाँ पर ऐसा सैटेलाइट था जिसको शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर प्रयोग किया गया था। तो वो किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 2001, 2002, 2004 या फिर 2005। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से चूज करना है। तो अगर हम एड्यूसेट की बात करें तो जीसेट 3 के नाम से भी इसको जाना जाता है और पहला इंडियन सैटेलाइट जो है ये शिक्षा के क्षेत्र का भारत का था और सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया गया था। और अगर बात करें कब लॉन्च किया गया था तो 28 सितंबर 2004 को इसको लॉन्च किया गया था। तो 2004 इसका राइट आंसर। इसके बाद OHP होता है यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम OHP क्या होता है इसकी बात करें तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो इसके ऑप्शन है इनको समझते हैं। हार्डवेयर कौन सी डिवाइसेस होती हैं, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको अगर हम जानें तो हार्डवेयर क्या होते हैं, जो भी आपके शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर उपकरण प्रयोग किए जाते हैं वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। जो उसमें अंतर्निहित जो सामग्री होती है या फिर जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिनका हम प्रयोग करते हैं वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर में आप हार्डवेयर किसे बोलते हैं? ठीक है, जो भी कंप्यूटर के यहाँ पर पार्ट्स हैं हार्डवेयर फॉर्म में वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं और उसमें अंतर्निहित जितने भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर क्योंकि एक डिवाइस है, एक उपकरण है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? हार्डवेयर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा बिना बोझ के यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, तो एजुकेशन विदाउट बर्डन या शिक्षा बिना बोझ के जो रिपोर्ट है किसके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, तो अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो MHRD ने 1992 में एक समिति का गठन किया था, यशपाल समिति। ठीक है, तो जिसने 1993 में जो है अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट पे यहाँ पर क्या कहा गया था, जो प्राथमिक स्तर पर, ना सिर्फ प्राथमिक स्तर पर, उन्होंने पूरे यहाँ पर जो विद्यालय स्तर है उस पर यहाँ पर शिक्षा के बोझ को कम करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की बात की थी और स्पेशल फोकस उन्होंने किस पे किया था? प्राथमिक शिक्षा के ऊपर। ठीक है, तो शिक्षा बिना बोझ की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी यशपाल समिति द्वारा। ठीक है, तो यशपाल समिति जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी और इसका गठन कब किया गया था अगर ये पूछा जाए तो 1992 में गठित थी और जिसमें आपके 8 सदस्य थे, 8 शिक्षाविद थे और इसके अध्यक्ष अगर बात करें तो प्रोफेसर यशपाल जो थे वो इस समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग यानी कि जो शाला मतलब जो आपकी विद्यालय है या पाठशाला जिसे हम कहते हैं, तो शाला त्याग का संबंध किससे है? अपव्यय, अवरोधन, अपव्यय एवं अवरोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में जो हम ये दो टर्म यूज करते हैं अपव्यय एवं अवरोधन, इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो अपव्यय क्या होता है? जब कोई बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही यहाँ पर स्कूल को छोड़ देता है, जैसे कई उसके कारण हो सकते हैं, गरीबी और जो आजीविका के साधन ना जुटा पाने के कारण जो है बच्चे आजीविका कमाने में यहाँ पर अपने जो माता पिता है उनकी सहायता करते हैं तो उस कारण बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जिस कारण अपनी शिक्षा पूरी होने से पूर्व ही बच्चे यहाँ पर शिक्षा का त्याग कर देते हैं या फिर जो है विद्यालय का त्याग कर देते हैं, तो वो आपका अपव्यय कहलाता है। और अवरोधन की बात करें तो शिक्षा में रहते हुए जो यहाँ पर बालकों को समस्याएं आती है, जैसे कि क्या होता है, अगर आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पढ़ाई के लिए यहाँ पर समुचित समय नहीं मिल पा रहा है, समुचित साधन आपके पास नहीं है, तो क्या होता है, आपकी पढ़ाई में अवरोधन आता है, आप बार बार उसी कक्षा को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपव्यय अवरोधन में क्या है, यहाँ पर अपव्यय मतलब पढ़ाई पूरी होने से पहले ही छोड़ दी गई, लेकिन अवरोधन यानी कि पढ़ाई में यहाँ पर जो स्कूल
स्कूलों में यहाँ पर नामांकन होने के दौरान ही आपके पढ़ाई में जो जहाँ पर अवरोध आ रहा है वो आपका क्या होता है, अवरोधन। ठीक है, तो अगर शाला त्याग की बात करें तो इसका यहाँ पर संबंध किससे है, क्या सिर्फ अपव्यय से है या अवरोधन से है या दोनों से है। ठीक है, तो अगर हम शाला त्याग की बात करें, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कारण जो है यहाँ पर शाला त्याग से संबंधित हैं, बच्चों का यहाँ पर समय से पूर्व स्कूल छोड़ देना और दूसरा पढ़ने के दौरान उनकी जो है पढ़ाई में यहाँ पर बाधा आना, दोनों ही कारण है, इसलिए अपव्यय एवं अवरोधन इसका राइट आंसर। लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा होगा, अपव्यय, क्योंकि अगर हम अर्थ से समझें तो अपव्यय, लेकिन शाला त्याग का एक कारण अवरोधन भी है कि एक ही कक्षा में बार बार जो है आप यहाँ पर असफल होते जाते हैं अपने निजी कारणों के कारण। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम था। ठीक है, शिक्षा आयोग यानी कि जो कोठारी आयोग है उसकी रिपोर्ट का नाम क्या था। कोठारी आयोग जिसका गठन 1964 में किया गया था और 1966 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने लगभग 23 संस्तुतियां यहाँ पर प्रेजेंट की थी। तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो किस नाम से यहाँ पर प्रस्तुत की थी, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ठीक है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, यानी कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नाम से यहाँ पर रिपोर्ट को यहाँ पर शिक्षा आयोग ने अपनी प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित जितने भी विभिन्न पक्ष हैं उससे संबंधित सुझाव यहाँ पर शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्रियों के विषय में जाना था कि वे क्या होती हैं, किस प्रकार से वो यहाँ पर शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती हैं। तो उसमें जो श्रव्य सहायक सामग्री की अगर हम बात करें तो श्रव्य सहायक सामग्री से तात्पर्य क्या है, जिसको सुन करके हम यहाँ पर ज्ञान ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे आपके 3 प्रकार के यहाँ पर सहायक सामग्रियों को हमने डिस्कस किया था, एक होती है श्रव्य सहायक सामग्री, एक होती है दृश्य और तीसरी श्रव्य दृश्य दोनों। ठीक है, तो केवल श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी है, रेडियो, बिल्कुल ये है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो इसमें से हमें पहले वो चूज करने हैं जो हैं। तो रेडियो तो आपका श्रव्य सहायक सामग्री होता है, इसके अलावा टेप रिकॉर्डर भी एक श्रव्य सहायक सामग्री है। श्यामपट, क्या श्यामपट ये आपका यहाँ पर जो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, क्या ये आपका श्रव्य सहायक सामग्री है, क्या इसको आप सुन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, श्यामपट। और अगर हम ग्रामोफोन की बात करें तो ग्रामोफोन भी आपका सुनने के कार्य में आता है, इसलिए ये भी क्या होगा, श्रव्य सहायक सामग्री, लेकिन क्योंकि पूछा गया है कौन सा नहीं है तो श्यामपट। इसके बाद अगला प्रश्न, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण यहाँ पर अलग अलग शिक्षाविदों ने दिया है। तो अगर मूल्यों की बात करें, ठीक है, यानी कि सामाजिक जो परिदृश्य है, सामाजिक दृष्टिकोण है, उसके आधार पर यहाँ पर मूल्यों का जो वर्गीकरण है किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, मोरेनो, रोरशा, स्प्रेंजर या फिर थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इसमें से जो स्प्रेंजर है उन्होंने यहाँ पर मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, जिसमें उन्होंने 6 यहाँ पर इसके व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। एक है सैद्धांतिक, दूसरा आर्थिक, इसके अलावा सामाजिक, ठीक है, इसके अतिरिक्त कलात्मक, राजनैतिक व धार्मिक। ठीक है, तो मूल्यों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था स्प्रेंजर के द्वारा किया गया था और 6 इसने प्रकार बताए थे। इसके बाद मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं, ये किसने कहा। ठीक है, यानी कि व्यवहार को निर्धारित कौन करते हैं, व्यक्ति के मूल्य करते हैं। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था, ऑप्शंस हैं लूमीज द्वारा, ट्रेवर द्वारा, गीजर द्वारा या फिर फिलिप द्वारा। ठीक है, इससे पहले एक प्रश्न यहाँ पर छूट गया है, व्यवहार तकनीकी। ठीक है, व्यवहार तकनीकी आधारित है, तो व्यवहार तकनीकी की अगर हम बात करें, व्यवहार तकनीकी क्या होती है, जो कि जो शिक्षक है और शिक्षार्थी है दोनों के व्यवहार से संबंधित होती है, जहाँ पर जो है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों है उनको ध्यान में रखकर जो है शिक्षक के व्यवहार या विद्यार्थी के व्यवहार का यहाँ पर निर्धारण किया जाता है कि एक आदर्श शिक्षक, आदर्श विद्यार्थी किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए। तो व्यवहार तकनीकी किस पर आधारित है, मनोविज्ञान पर, विज्ञान पर, कला या फिर कला व विज्ञान दोनों पर। क्योंकि हमने कहा व्यवहार तकनीक जो होती है, व्यवहार तकनीकी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, तो मनोविज्ञान पर ये आधारित होगी।
ठीक है। तो इसके बाद मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं, ठीक है, यानी कि जो मूल्य है वही व्यवहार का यहाँ पर निर्धारित करते हैं। इसको किसके द्वारा कहा गया था, ये कथन किसका है, लूमीज का, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, विद्यालय में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक है, ठीक है। तो विद्यालय में अनुशासनहीनता का कारण क्या क्या हो सकता है, दोषपूर्ण शिक्षा विधियां, अध्यापकों में नेतृत्व की कमी, मूल्यों में कमी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो कौन से ऐसे कारण हैं जो विद्यालय में अनुशासनहीनता के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं। दोषपूर्ण शिक्षा विधियां, बिल्कुल, अगर कक्ष में एक शिक्षक द्वारा विषय के अनुसार जो आपका टॉपिक है उसके अनुसार यहाँ पर उचित शिक्षण सामग्री का शिक्षण विधियों का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, कक्षा में अनुशासनहीनता आएगी। बच्चे जो होंगे वहाँ पर कक्षा में फोकस नहीं होंगे, कक्षा की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। अगर उचित जो शिक्षण विधि है उसका यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया तो दोषपूर्ण शिक्षा विधियां इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अध्यापकों में नेतृत्व की कमी, ठीक है। तो अगर एक टीचर में यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है, तो स्टूडेंट को अगर वो यहाँ पर लीडरशिप स्टूडेंट्स के सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, बच्चे यहाँ पर उससे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, तो उसके कारण भी अनुशासनहीनता आ सकती है। इसके अलावा मूल्यों में कमी, ठीक है। तो आज के जो समाज है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में एक भारी कमी जो जिस चीज़ की यहाँ पर देखी जा रही है, मूल्यों की, तो लगातार जो मूल्यों में यहाँ पर ह्रास होते जा रहा है तो उस कारण भी क्या हो रहा है, बच्चे यहाँ पर क्या है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं है, ठीक है। शिक्षकों की वो नहीं सुनते, शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अनुशासनहीनता के कारणों की बात करें तो ये तीनों ही कारण हैं जो विद्यालय में अनुशासनहीनता के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। इसके बाद प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन, पर्यवेक्षण, प्रशासन या फिर ये सभी, ठीक है। तो प्रधानाध्यापक, ठीक है, किसी भी स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा उसका यहाँ पर मुख्य कार्य क्या होगा, स्कूल मैनेजमेंट, बिल्कुल, स्कूल को किस प्रकार से यहाँ पर स्कूल का जो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको कैसे यहाँ पर उनका सबका मैनेजमेंट करना है, सबका ध्यान रखना है, ठीक है। पर्यवेक्षण, टाइम पर जो शिक्षण का कार्य विद्यालय में चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है, बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या कोर्स सही समय पर कराया जा रहा है नहीं जा रहा है, या फिर जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पर शैक्षिक के साथ साथ जो गैर शैक्षिक यहाँ पर कार्यक्रम है उनको आयोजित किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों का पर्यवेक्षण भी उसके द्वारा किया जाता है। उसके अलावा एक अच्छा प्रशासन जो है वो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है। तो तीनों ही यहाँ पर प्रधानाध्यापक के कार्य हैं, तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसको यहाँ पर लाया गया था 1986-87 में, ठीक है। तो इसका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो यहाँ पर उद्देश्य था वो क्या था कि प्राथमिक स्तर पर जो भी यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पर शिक्षा में होनी चाहिए, जो भी आवश्यक चीजें यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए इस शिक्षण प्रदान करने के लिए वो यहाँ पर लाई जाए, ठीक है। तो कौन से स्तर पर उसने ये बात कही थी, कौन से स्तर के लिए उन्होंने बात की थी, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक या स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। तो ये था आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, ठीक है। जैसे उस समय पर अगर विद्यालयों में अगर उचित यहाँ पर भवन की यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, खुले में पढ़ाया जा रहा है, ना बोर्ड की व्यवस्था है, ना बेसिक जो भी फैसिलिटीज एक बच्चे को विद्यालय में चाहिए होती हैं अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, अगर वो कमी है तो वो कमियों को पूरा किया जाए, ऐसा इसका उद्देश्य था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से, क्योंकि इसने प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर शिक्षण के लिए जितने भी समुचित सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दिए जाने की बात कही थी। इसके बाद मूल्य ह्रास का कारण हो सकता है जनसंख्या विस्फोट, अधिक शिक्षा, धनी होना या फिर वैज्ञानिक जागरूकता, ठीक है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मूल्य ह्रास जो है आधुनिक समाज में एक बहुत ही यहाँ पर भयावह जो एक कह सकते हैं रीजन बन गया है, जिसके द्वारा मतलब जिस पे बात की जा रही है कि शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाए या फिर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर शिक्षा में लाई जानी चाहिए, किस प्रकार की योजनाएं कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जिससे कि जो गिरते हुए मूल्य हैं उनको यहाँ पर बचाया जा सके। अगेन जो है फिर से यहाँ पर बच्चों में यहाँ पर नैतिकता का विकास किया जा सके, उनमें मूल्यों का विकास किया जा सके। तो मूल्य ह्रास के यहाँ पर वर्तमान समय में कारण इनमें से क्या हो सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट मतलब जो आप देख रहे हैं कि बहुत ही तेजी से जो है यहाँ देश की जनसंख्या बढ़ रही है, क्या वो इसका कारण है।
अधिक शिक्षा कारण है, धनी होना इसका एक कारण है, या फिर वैज्ञानिक जागरूकता। ठीक है, वैज्ञानिक जागरूकता तो अपने आप में एक अच्छी चीज है, तो ये इसका कारण नहीं हो सकता। ठीक है, धनी होने से आपके मूल्यह्रास नहीं होते हैं। ठीक है, आर्थिक स्थिति पे अगर किसी ने अपना जो लेवल है वो बढ़ा लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या होगा, वो आपका उसके अंदर मूल्यों का ह्रास हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखा होगा, जब भी देश में कोई विपत्ति आती है तो बढ़ चढ़कर जो है, जैसे अभी रतन टाटा का लेटेस्ट एग्जाम्पल दे, तो किस तरीके से वो देश को जो है उनकी जो आर्थिक व्यवस्था जब गिर रही है तो किस प्रकार से वो हर एक वर्ग तक अपना जो है एक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धनी होने से आपके मूल्यह्रास नहीं होते। अधिक शिक्षा को अधिक देने से कभी मूल्यह्रास नहीं होंगे। तो जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट इसका एक कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जितनी अधिक जो है यहाँ पर देश में बढ़ती जाएगी तो उस पर जो है एक कंट्रोल कर पाना, एक शिक्षा का एक सही प्रकार से समन्वय कर पाना यहाँ पर संभव नहीं होगा। ऊपर से जनसंख्या विस्फोट से क्या होता है, जनसंख्या अधिक है, भोजन कम है, रोजगार कम है। ठीक है, तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड है और जनता ज्यादा है तो क्या होगा, उनमें क्या होगा, एक भ्रष्टाचार की भावना आएगी। हर किसी को अपनी नीड्स को पहले यहाँ पर फुलफिल करना है, तो इसलिए क्या होगा, मूल्य यहाँ पर लोगों के गिरते जाएंगे। तो जनसंख्या विस्फोट इसका एक कारण हो सकता है। इसके बाद शिक्षण के 14 कौशलों को किसने दिया था? ठीक है, तो जो 14 यहाँ पर टीचिंग स्किल्स होती हैं वो किसने दी थी? ठीक है, पहले तो ये स्किल्स क्या होती हैं, जैसे अगर एक टीचर को यहाँ पर हर एक पक्ष में परफेक्ट बनाने के लिए किस प्रकार से वो प्रश्न पूछे, किस प्रकार से क्लास में यहाँ पर शिक्षण प्रदान करे, किस प्रकार से मूल्यांकन करे। ठीक है, तो ये जैसे किस प्रकार से अपने पाठ को यहाँ पर समाप्त करे, जैसे पाठ समापन कौशल करके यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये जो जितने भी यहाँ पर शिक्षा से संबंधित, शिक्षण से संबंधित कौशल हैं वो अलग अलग यहाँ पर शिक्षाविदों द्वारा दिए गए थे। तो जो 14 कौशल जिनको मुख्य रूप से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो शिक्षा से संबंधित जो टीचर ट्रेनिंग है वो पढ़ते हैं, वो किसके द्वारा दिए गए हैं? ठीक है, ये दिए गए हैं एलन व रेयान द्वारा। ठीक है, ड्वाइट एलन की अगर हम बात करें तो इनको सूक्ष्म शिक्षण का जनक भी कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट नाम। और 14 कौशल किसने दिए थे? एलन व रेयान दोनों ने। ठीक, इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, आपका जो सिलेबस में यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन उससे हटकर भी आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है देश के वो कौन है? ठीक है, MHRD मिनिस्टर कौन है? इसके अलावा प्रथम, जैसे यहाँ पर पिछले वाले जो प्रश्न पत्र था उसमें पूछा गया था कि पहले शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित जो कुछ बेसिक बातें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि वर्तमान साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, और अगर हो सकता है कि जनसंख्या के आधार पर अगर आप उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो कितनी है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसे कुछ बेसिक शिक्षा से संबंधित जितने भी आपके जो करंट टॉपिक्स होते हैं, करंट जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। और उसके अलावा जो पहला होता है वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहला शिक्षा मंत्री कौन था इसके बारे में पूछा गया है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार का प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसके द्वारा दिया गया है? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम यानी कि जो ह्यूमन नीड्स होती हैं उसकी जो हायरार्की है वो किसने दी थी? ठीक है, हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, तो आपने मैस्लो हायरार्की पढ़ी होगी। ठीक है, मैस्लो हायरार्की में उसने क्या बताया था कि एक इस प्रकार का उन्होंने चार्ट बनाया था जिसमें उन्होंने ह्यूमन नीड्स को यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो 5 पार्ट्स में किस प्रकार से डिवाइड किया था? सबसे नीचे या सबसे जो पहली उन्होंने नीड कही थी वो उन्होंने कही थी फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, तो इसमें जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसकी बात उसने कही थी, जिसमें उसने कहा था कि सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। वो सबसे पहले ये नहीं सोचता कि उसको किस प्रकार से एक अच्छा घर मिले, एक मतलब आलीशान घर हो उसके पास, उसके कुछ अपने लोग हों, इस बारे में वो नहीं सोचता। सबसे पहले उसकी जो नीड होती है वो क्या होती है कि बेसिक नीड, जो रोटी है, जो खाना है वो उसको मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए। तो सबसे पहली नीड क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड में यही रोटी, कपड़ा। ठीक है, और इसके बाद आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इसमें उन्होंने कहा था
कि जैसे अगर आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो अगर फुलफिल हो जाएं, एक बार व्यक्ति को अगर बेसिक चीज़ें मिल जाएं, उसको रोटी खाने को मिल जाए, उसको पानी मिल जाता है, उसको कपड़ा मिल जाता है और रहने के लिए छत मिल जाए, उसके बाद फिर वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ आता है कि अब एक ऐसा घर होना चाहिए हाँ जिसमें जो है हम लोग सुरक्षित रहें, ठीक है, एक मतलब जैसे सिर्फ छत नहीं, अब एक थोड़ा सा एक सही यहाँ पर सुरक्षित व्यवस्था हो, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ता है। उसके बाद जब व्यक्ति के पास खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसके पास सुरक्षा के यहाँ पर साधन होते हैं, सर पे जो है आपकी छत है, सब कुछ अच्छा है, अब वो तरफ बढ़ता है लव एंड बिलोंगिंगनेस की, ठीक है। अब उसको अपने ऐसे कोई लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, जिनके साथ वो प्रेम व्यवहार से यहाँ पर रह सके, ठीक है। तो पहली नीड क्या थी आपकी? बेसिक नीड, खाने पीने जैसे किस तरीके से वो सरवाइव कर पाए। उसके बाद आया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ, यानी कि किस प्रकार से उसके पास एक सही ठीक ठाक घर हो जिसमें वो सुरक्षित महसूस कर सके। उसके बाद फिर उसकी ज़रूरत क्या होती है कि अब जीवन में क्या होना चाहिए, कुछ हमारे यहाँ पर नाते रिश्तेदार होने चाहिए जिनसे जो है हम यहाँ पर एक जो है म्यूचुअल कम्युनिकेशन हो, जिनसे यहाँ पर हमारे प्रेम संबंध हों, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ आता है। तो जब इंसान की ये नीड भी पूरी हो जाती है, फिर उसकी नीड आती है सेल्फ स्टीम। अब व्यक्ति के पास सब कुछ है, ठीक है, रहने को घर है, अपने लोग हैं, बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो रही हैं, तो सेल्फ स्टीम यानी कि अब उसको कुछ बनना है, वो अपना कुछ बनना चाहता है। जैसे कि अगर आप बात करें, आपके पास सब कुछ है, आप चाहते हैं कि अब मेरी कोई आइडेंटिटी हो, ठीक है, मेरी आइडेंटिटी क्या हो, जैसे मैं कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर दूं कि मेरी अपना कुछ यहाँ पर एक करियर स्टैब्लिश हो जाए या फिर लोग मुझे जाने, ठीक है, तो सेल्फ स्टीम की तरफ आता है। और इसके बाद वैसे मैक्सिमम जो लोग हैं आपके सेल्फ स्टीम तक आकर रुक जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इसके अंतिम जो आपका नीड्स का जो चरण होता है वहां तक पहुंच पाते हैं, जो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आत्मानुभूति। जितने भी यहाँ पर जितने भी महान व्यक्तित्व दार्शनिक रहे हैं वही थे जो इस लेवल तक पहुँच पाए। जैसे अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, दयानंद सरस्वती की बात करें, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर आत्मानुभूति को प्राप्त किया था, जो इन सारी चीज़ों से उठ करके जो इस तथ्य पर गए, इस बात पर गए कि जो व्यक्ति का जो अंतिम यहाँ पर उद्देश्य होगा वो परमात्मा को प्राप्त कर लेना होगा, परमात्मा से आत्मा का मिलन होगा। ऐसी बात जिन्होंने मानी वो आत्मानुभूति के इस चरण तक पहुँचे। अदरवाइज जो अदर होते हैं, जितने भी एक सामान्य मनुष्य होता है, वो सेल्फ स्टीम तक की चाहत रखता है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी जो बेसिक नीड है वो नीचे से पूरी होती जाती हैं, व्यक्ति ऊपर की तरफ उठता जाता है। और ये किसने दिया था अगर इसकी बात करें तो मैस्लो के द्वारा ये हायरार्की ऑफ नीड्स यहाँ पर दी गई थी, यानी कि जो आपका आवश्यकताओं का पदानुक्रम है वो दिया गया था, ठीक है, तो मैस्लो ने इसको दिया था। इसके बाद भारत में इंटरनेट सुविधा कब प्रारंभ की गई थी, ठीक है, तो भारत में इंटरनेट सुविधा कब प्रारंभ की गई थी? 1995 में, ठीक है, तो 1995 में जो है यहाँ पर इसको शुरू किया गया था। लेकिन अगर बात करें भारत में आया कब था, तो 1986 में जो है ये सिर्फ यहाँ पर शोध और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग के लिए 1986 में इसको ले आया गया था। लेकिन एक जो सामान्य जन मानस के लिए आप कहें अगर प्रयोग में कब आया गया, तो ये अगर या फिर भारत में इंटरनेट की सुविधा कब दी गई, तो 1995 में। लेकिन आ कब गई थी? 1986 में। लेकिन तब इसको सिर्फ यहाँ पर शिक्षा व शोध के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उस वक्त ये सामान्य जनमानस के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। सामान्य जनमानस के लिए ये 1995 से ही अवेलेबल हुई थी। इसके बाद मैं नहीं आप किसका आदर्श वाक्य है, ठीक है। जैसे हर किसी का एक जो मोटो होता है, एक हर किसी एक उसका, जैसे स्काउट एंड गाइड का अपना है, एनएसएस का अपना, एनसीसी का अपना, तो मैं नहीं आप इनमें से है किसका, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर हम स्काउट एंड गाइड की बात करें तो इसका मोटो क्या है? तैयार रहो, ठीक है, तैयार रहो, स्काउट एंड गाइड का मोटो है, ठीक है। और एनसीसी की अगर हम बात करें तो एनसीसी का है एकता व अनुशासन, ठीक है। तो इन जनरल इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, तो आपका जो बचता है एनएसएस, इसी का क्या है? मैं नहीं आप, ठीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना जिसको हम कहते हैं, इसका जो मोटो यहाँ पर है वो है मैं नहीं आप, या जिसका आदर्श वाक्य जो है मैं नहीं आप, ठीक। इसके बाद भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके बंबई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय,
NSDT महिला विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो जो तीसरा ऑप्शन था NSDT वुमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपका क्या है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। तो NSDT की अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो श्रीमती नाथीभाई दामोदर थैकरे यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है महिला विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कौन से यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा बनाया गया था, तो हमने बार बार अपने सेशंस में पढ़ा था 86th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको यहाँ पर मौलिक अधिकार बनाया गया था और जो आर्टिकल 21A है उससे इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट 86 और कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया 21A, और बाद में इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को भी यहाँ पर जोड़ा गया था। 1 अप्रैल 2010 में यहाँ पर RT एक्ट 2009 लागू किया गया था, उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी। तो कुछ 20 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो आगे के जो अगले 20 क्वेश्चंस है उसको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।